गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज हमने करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 18 फरवरी 2024 में जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? 7 टू द पावर 7 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर, शेषफल निकालना है। उसमें कुछ बातें समझ लीजिए। 3 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं, 3 चूंकि छोटा है इसीलिए शेष क्या मिलेगा? आपका 3 ही होगा। अगर मुझे 13 को 4 से डिवाइड करना होता तो 4 या 12 कितना शेष मिलता है? आपके पास 1 मिलता है ना। जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो यही आपका क्या होता है? शेष होता है। न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हम भाजक से भाग करके शेष निकालते हैं। एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप लोग। जैसे -3 को आपने भाग किया 4 से तो एक तो हमें मिलता है -3, इसे हम नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। और एक 4 - 3 हम क्या करेंगे? 4 में से 3 घटाकर आंसर दे देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है। ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है। कैलकुलेशन के वास्तव में नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आंसर तो हमारा 1 ही आएगा यहाँ पर, यानी -3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें +1 ही देना है। इसी पे चलते हैं। अब 7 को 4 से भाग करते हैं तो 3 बचेगा आपका शेष, और 3 टू द पावर 7 करते हैं। अब देखो 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो जा तो नहीं सकता, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। ये कितना कम है? 4 से 1 कम है तो हम -1 कर देंगे। -1 टू द पावर 7। अब माइनस का केस समझिए। माइनस के केस में जब पावर इवन होती है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से सम, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा ना, कितनी बार भी गुणा कर लीजिए। माइनस क्या होती है? प्लस में चेंज हो जाती है। अगर -1 ऑड में होता है 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से, तो ये माइनस माइनस में ही रहता है। तो -1 है, पावर कैसी है आपकी? है ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो माइनस ही रहता है, -1/4। इससे हमने बताया पॉजिटिव बदलने के लिए क्या करोगे? 4 - 1 आंसर हो जाएगा आपका 3। सिंपल सा है, बॉड मास यूज करना। बॉड मास आपने सीखा होगा। बॉड मास से कहते हैं BOD मास। बॉड मास। V फॉर होता है विनकुलम, विनकुलम बार होता है जो आपका इस तरह से ऊपर लगा देखा होगा आपने क्वेश्चन में। B होते हैं ब्रैकेट्स। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मझला, बड़ा। ऑफ, O फॉर होता है ऑफ, इसका होता है का, की, के, ये गुणा होता है वास्तव में। डी होता है डिवीजन आपका, जो भाग होता है। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, जो आपका क्या होता है? गुणा होता है। ए फॉर होता है एडिशन, जो आपका प्लस होता है। एस स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन। ये आपका होता है माइनस। बॉड मास में अगर किसी भी कैलकुलेशन में ये सभी होते तो यही क्रम होता है। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट्स को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा विनकुलम तो है नहीं, ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में √9 की वैल्यू तो हमको पता है 3। 3 - 2 कितना होता है? 1। 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी? 6। लिख लें 15 + 21 × 6 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवीजन पहले आता है 2, 3, 6, फिर इंटू आता है 63, 15 + 63 और ऐड कीजिए 78 हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर ये सीधे सीधे जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना है। चूंकि पॉइंट का खेल है तो आपको बड़ा संभल के करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी देखोगे ना, ऑप्शन में देखोगे सब लगभग एक जैसे 19-20 का अंतर है।
तो आप क्या करो, पहले प्लस वालों को अलग ऐड कर दो, प्लस वालों को अलग ऐड कर लो, प्लस वालों को अलग ऐड कर लो। आपको पता ही होगा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 7034, 7034, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, जो स्पेस खाली होता है वहां जीरो कर देते हैं, 000, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10 का 0 1 कैरी करेगा हो जाएगा 32, ये प्लस वाले आ गए। अब माइनस माइनस वाले को, माइनस का 4.98 है, माइनस का 7.6 है, माइनस का 2 है, 8 9 6 15 का 5 होता है, 5 7 12 2 14 है, ये माइनस का घटा दीजिए, तो 32.0074 में से मैं घटा दूं 14.58, तो क्या मिलने वाला है, ये तो 4 ही रहेगा, ये 7 रहेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, नहीं नहीं यहाँ एक बचा होगा ना, 11 में से 4 जाएगा 7, 2 में से 1 गया 1, 17.4274, बी आंसर हो गया। ठीक है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए कि जरा से पॉइंट गड़बड़ हो गया तो आंसर आपका बड़ा दिक्कत करने लगेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 11 है, एचसीएफ दे रखा है आपको 11, एलसीएम दे रखा है आपको 609, उनमें से एक संख्या दे रखी है 77, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, बेसिक फॉर्मूला। पहली संख्या में मिली हुई 77, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एलसीएम मिला है 609 और एचसीएफ, इसे एचसीएफ लिखते हैं, एच करते हैं, एचसीएफ कितना मिला आपको 11, 11 से काटिए 11 सत्ते 77, 7 से काटिए 7 अटे 56, 4 7 सत्ते 49, तो दूसरी संख्या में कितने मिल गई 87। बेसिक से फॉर्मूले पे है, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं इसके। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:4:3 के अनुपात में बांटा गया। तो अभय है, बीना है, चंदन है, दिव्या है, इनमें जो पैसा बांटा गया 5 2 4 और 3 के अनुपात में बांटा गया। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक मिलते हैं, चंदन को दिव्या से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, 500, तो एक यहाँ देख रेशियो के अनुसार एक अधिक मिल रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 500 रुपए है। तो बीना को कितना मिला, बीना यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 1000। नेक्स्ट, गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, प्रति किलोग्राम गेहूं के मूल दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपका। नॉर्मली ये लोग देते हैं 8%, 12%, 6% की कमी या वृद्धि, लेकिन यहाँ पे 6 से 1/4% की कमी है। इसे करेंगे कैसे, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं 2 बार समझाऊंगा तब समझ पाएंगे आपको। ये 6 सही, आपके पास 6 है, 1/4 है, इसे आप फ्रैक्शन बदल दीजिए, 6 चौक 24 और 1 25/4 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100 से भाग करते हैं, 25 चौक 100, 1/4 हो जाएगा, 1/16, सॉरी। इसका मतलब क्या है, अगर 16 कीमत रही, अगर 16 कीमत है, 16 कीमत है, एक घट गई, है ना, ध्यान समझिए, 16 रुपए कीमत है गेहूं की, तो एक घट गई, तो अब हम करते क्या हैं, एक घटने का मतलब 6 से 1/4% घटने का मतलब है, कम ही होने का मतलब है एक कम हुआ। तो एक जैसे ही एक की कमी हुई है दाम में, वैसे ही 1 किलो अधिक मिल रहा है, 1 केजी क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। बस यहाँ समझने वाली चीज है, मेरा तरीका ऐसा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। और सबसे ज्यादा दिक्कत करता है ये क्वेश्चन, बच्चों को बहुत पूछते हैं क्लास में। तो मैंने क्या किया, 6 से 1/4% को बदल दिया 1/16 का। इसका मतलब है अगर 16 रुपए कीमत है तो एक की कमी हो रही है, तो एक की कमी होते ही 1 किलोग्राम क्या हो रहा है, गेहूं ज्यादा मिल रहा है। अब मैं क्या करना है, 16 कीमत है ना, तो 16 बनाना है, तो 16 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
ऐसा होता ही क्या ये जो मिलती है वास्तव में ये वर्तमान में कितना केजी है, वर्तमान में कितना केजी गेहूं मिल रहा है ये बताता है। अब इसने पूछा गया प्रति किलोग्राम गेहूं के मूल पहले, अगर 16 किलोग्राम अभी मिल रहा है और 1 किलोग्राम गेहूं अधिक मिल रहा है, इसका मतलब पहले कितना मिलता था, 15 केजी गेहूं मिलता था। ये प्रारंभ में बताएगा, प्रारंभ में कितना केजी मिल रहा है ये बताता है। अब समझिए, पहले मिलता था 15 केजी और रुपए लेके जाते थे 135 रुपए। तो बताओ दाम कितना होगा गेहूं का पर केजी दाम, तो रुपए पर केजी दाम का मतलब रुपए ऊपर रखेंगे 135 और किलोग्राम को नीचे रखते हैं। इस तरह से 9 रुपए पर केजी दाम था पहले। ठीक, तो हमारा अगर 9, मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ, ये तरीका ही ऐसा है। क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसमें। हाँ, 6 से ही 1/4% की कमी, तो मैंने 6 से 1/4% कैसे बदल दिया, 1/16 बदल दिया। अब इसका मतलब है कि अगर 16 कीमत है तो 1 रुपए की क्या हो रही है, कमी। एक की कमी होते ही, 1 रुपए की कमी होते ही 1 केजी क्या हो गया, ज्यादा मिलने लगा गेहूं। तो मुझे 16 कीमत बनाना है, तो मुझे इधर 16 से गुणा करना होगा, तो इधर भी 16 से गुणा करना होगा। तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 16 केजी। ये 16 केजी क्या आता है, वर्तमान में कितना केजी मिल रहा है, वर्तमान में उसे 135 रुपए में 16 केजी गेहूं मिल रहा है। लेकिन इन्होंने वर्तमान की कहानी नहीं पूछी, इन्होंने मूल पूछी है। तो अभी 16 केजी मिल रहा है, 1 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब पहले जो मिलता था वो 15 केजी मिलता था, प्रारंभ में कितना मिलता था, 15 केजी मिलता था। अब 135 रुपए में 15 किलोग्राम मिल रहा है, यानी पर केजी दाम निकालना है, रुपए पर रखेंगे 135 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा आपको 9 रुपए पर केजी। पहले मिलता था 9 रुपए पर केजी। अगर वर्तमान का पूछते तो हम 16 से डिवाइड कर देते हैं। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे, हम रुपए एक तरफ लिख दें, केले एक तरफ लिखते हैं। 10 रुपए में 6 केले खरीदे, ये हो गया सीपी। अब बेचने की बारी आ रही है, 6 रुपए में 4 बेचे, 6 रुपए में 4 बेचे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जितनी वस्तु आप खरीद के लेके आ रहे हो उतनी ही वस्तु आप बेच दो, लाभ या हानि पता चल जाएगा। अब खरीद रहे हो आप 6 केले, अब बेच रहे हो आप 4 केले, ये गड़बड़ है, तो इसे सुधारिए। 6 और 4 अपने एलसीएम 12 पे बराबर होते हैं। इसे 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे 2 से गुणा करना होगा। इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना होगा। अब इस तरह से 20 रुपए में खरीदे और 18 रुपए में बेच रहे हो, लॉस हो गया भाई 2 का। अब प्रतिशत लॉस निकालना है, 2 का नुकसान हुआ, किस पर हुआ, 20 रुपए पे, क्योंकि 20 ही तो लगाए थे। 10% का नुकसान हो गया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपए कर्जा उतार देगी। देखिए टोटल हमें कर्जा चुकाना है 1260 रुपए, और कितने वर्षों में चुकाना है, 3 वर्षों में, और वार्षिक किस्त है, और ब्याज दर कितनी है, 12%, यानी कि 3 किस्तों, वार्षिक किस्त है और 3 वर्षों में चुकाना है, यानी कि हमें इन्हें 3 वर्षों में चुकाना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये और एसआई का केस है ये। जब एसआई का केस होता था, मान लेते हैं वो किस्त हमारी कितने की होगी, 100 रुपए की, ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त, और ये हमारी क्या होगी, तीसरी किस्त। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। पहली किस्त पे क्या होता है, आगे के जो 2 किस्तें हैं इनका ब्याज जाता है 12% और 12%, यानी कि 24% ब्याज जाएगा। दूसरी किस्त पे क्या होगा, जो बची हुई धनराशि है यानी इस पे ब्याज जाएगा, तो 1 साल का ब्याज 12%, तो इस पे कितना जाएगा, 12% जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से 24 और 12 टोटल 36 ये हो गया, और 336 रुपए टोटल आप जोड़ लो तो कितना आएगा, 336 रुपए ये दे हो, टोटल कर्जा यही तो निपट जाएगा, टोटल कर्जा यही तो निपटेगा 336 रुपए का। किस्तों से जो भी आप पैसा दोगे, किस्तों के साथ साथ जो ब्याज दोगे वो सब कर्जा ही तो निपटाएगा आपका। तो यही 336 रुपए दे रखे हैं, किसके बराबर, 1260 रुपए के बराबर। 100 के बारे में पूछा है, वो किस्त पूछी है। देखो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 1 3 1 और 2, ज्योति पड़ती 1260 है। ये आपने देख लिया, ये कट रहा है, नहीं नहीं सही था, 1260 रुपए, ठीक है ठीक है। चलिए 3 1 3 1 3 2, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, अब 407 से कट जाएगा, जाहिर सी बात है, 7 6 42 होता है, 5 दूनी 10, ठीक काट दो, 4 से कट रहा है, 4 से काट, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 1 4 5 20, 7 से पैसे कट जाता है, अच्छा अच्छा, 7 चौक 28, 7 1 7 5 35, 4 से 25 कट जाएगा, तो 25 की 15 से इंटू करेंगे 375 रुपये आएगा। इसको एक बात समझ लें, अगर यही केस होता हमारा 5 साल का, मान लीजिए हमें 5 वर्षों में चुकाना है, यानी 5 किस्तें, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 किस्तों में चुकाना है। तो पहले साल जो हम इस किस्त के साथ जो ब्याज देते वो कितने थे, अगले 1 2 3 4 साल का ब्याज चुकाना पड़ता, तो 12 चौक 48% यहाँ देते, यहाँ पे देते अगले 1 2 3 साल का ब्याज 12 तिया 36 रुपए देते, यहाँ देते अगले 2 साल का ब्याज 12 दूनी 24 रुपए देते, यहाँ देते अगले 1 साल का ब्याज 12, तो टोटल कितना चुकाना होता, इन सबको जोड़ते हैं, ये 36 36 72, 72 और 48 8, 120 120 और टोटल 5 620, टोटल मिला के कितना आता है, ये 620 रुपए हमें चुकाना होता कर्जा, यही हमारा किसके बराबर होता, 1260 रुपए के बराबर होता, अगर ये 5 साल का केस होता तो। डीआई, डीआई आपको देखने में बड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन है नहीं, आसान है। डेटा वाली जो ये टेबुलेशन कहलाती है, ये बड़ी आसान होती है, बस कैलकुलेटिव होती है थोड़ी सी। चलिए जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा, जनवरी से अप्रैल तक, तो जनवरी ये रहा और अप्रैल ये रहा, कंपनी एस की बात हो रही है, कंपनी एस ये रहा, एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये कंपनी है, जैसे कंपनी पी ने जो बेचे अपने प्रोडक्ट, ये बेचे जनवरी में 130 बेचे हैं, 155 फरवरी में, 180 मार्च में, इस तरह से कहानी है कंपनी पी क्यू आर और एस की। तो इन्होंने कहा एस द्वारा, तो जो कंपनी एस है इसने जनवरी में बेचे 85 प्रोडक्ट और अप्रैल में इसने बेचे 140 प्रोडक्ट। अब कह रहा है जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जनवरी में बेचे 85, अप्रैल में बेचे 140, तो कितने अधिक बेच दिए, 15 जोड़ते 100 होता है और 40 ये 55, तो 55 अधिक बेच दिए, और 55 अधिक बेचे, किससे अधिक बेचे, 85 से अधिक बेच दिए, इंटू 100, 5 11 5 17, आप 1100 को 17 से भाग करके आंसर निकाल लेते हो। मेरे पास एक तरीका है परसेंटेज में, चूंकि मैं फ्रैक्शन याद कराता हूँ, उसमें 100/17 समझिए, उसी से वहां से करेंगे। 100/17 का मतलब होता है 5.88%, 100/18 का मतलब होता है 5.55%, 100/19 का मतलब होता है 5.26%। कैलकुलेशन आसान करने के डीआई में हमें ये सब रखनी पड़ती है, नहीं तो बेसिक से करते रहिए। तो अब देखो 100/17 का मतलब क्या है हमारा 5.88। अब इनकी गुणा करनी, 11 की ट्रिक है, मैंने इसके बहुत सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं ट्रिक के कैलकुलेशन के, देख लीजिएगा। 11 से इंटू करेंगे 8 आएगा,
8 8 16 का 6 आएगा, 9 5 14 का 4 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 64.68, 64.68 ये है, लगभग यही है ना आसपास का, और कोई हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट है मार्च अप्रैल और मई में, मार्च अप्रैल और मई इन तीनों की कहानी। मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पाद, कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पाद ये 120 से लेके यहाँ तक बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। इन माह में कंपनी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या क्या थी? तो बस हम देख लें इन 3 महीनों में टी ने टोटल कितने उत्पाद बेचे। देखो 100 100 100 300 तो यही हो गया हमारे पास, 2 6 8 6 6 6 6 12 2 14 140 ये हो गया और 10 ये हो गया, यानी कि 450। तो टोटल इन्होंने इस महीने में 450 प्रोडक्ट बेचे। अब इन 450 प्रोडक्ट में से 32% कैसा माइल्ड स्टील, और इसी के बारे में पूछा, तो इसका मुझे 32% निकालना है। तो 32% कर लो भाई, ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो और 5 से काट दो, 5 2 5 9, 2 से काट दो 16, 16 नंबर 144। क्वेश्चन आपके आसान थे, बस देखने में लगे टिपिकल है। नेक्स्ट 11 फरवरी में फरवरी में कंपनी पी एस और टी, फरवरी की बात हो रही है, पी एस और टी की बात हो रही है, पी एस और टी की बात हो रही है, द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, औसत संख्या कितनी है लगभग पूछा है। तो भैया यहाँ पी ने बेचे 155, यहाँ बेचे एस ने 110 और टी ने यहाँ बेचे 90, ये तो 200 तो ऐसे होगा टोटल, और 155 और जोड़ दो, है ना 355। टोटल इन्होंने 355 उत्पाद बेचे। यहाँ पे औसत निकालने 3 कंपनियां, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 3 18, 118 के आसपास हो गया, बस कहानी खत्म। लगभग पूछा ना, तो पॉइंट हम क्यों निकालें। जनवरी और मई में, जनवरी और मई की कहानी, जनवरी और मई की कहानी, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी की द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 80 इसने यहाँ और 120 यहाँ, तो यहाँ टोटल अब तक कितने हो गए 200 उत्पादों की कुल संख्या, और समान माह में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, आर द्वारा समान महीने की बात हो रहा उत्पादों की कुल संख्या 100 और 100 200 और 85, 285 हो गया। के बीच कितना अंतर है, तो अंतर देखिए भाई 200 है और 285, अंतर 85 का, सीधा सीधा सा। मार्च में कंपनी पी और आर, मार्च की बात हो रही है, कंपनी पी की बात हो रही है और आर की बात हो रही है। पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, पी और आर, मार्च में पी ने बेचा 180 और आर ने बेचा 115, कुल उत्पाद देखो 100 200 हो गए, 295 हो जाएंगे ना, 15 और 80 50 295 बेचेंगे। कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, अप्रैल कहा गया, अप्रैल अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा यहाँ 160 है और यहाँ 240 है, 40 है और 60 100, तो ये हो गए 400 हो जाएंगे, 400 हो गए के अनुपात निकालना इसमें, तो 295 और 400 के बीच में अनुपात 5 से काट दें, 5 25 5 9 45 5 8 40, अपनी कटे 59 80, पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल चलता है, तो स्पीड हमें दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो टी की वैल्यू है 15 मिनट। पुल की लंबाई क्या है, तो हमें पता है स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पुल की लंबाई क्या होगी, लंबाई स्पीड, कितनी स्पीड से तय की, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना समय लगा उससे, 15 मिनट लगा। अब उसने कहा है मीटर में निकालना है हमें, तो ये 9 किलोमीटर पर आवर है, ये जानते होंगे आप,
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है ना। तो इस केस में या तो आप 5/18 से गुणा करते हो, या फिर आप 18/5 से गुणा करते हो। अब देखिए ध्यान से समझिए, चाल को बदलने के लिए करते हैं ऐसे। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, छोटा का मतलब छोटा 5, तो मैं इसे 5/18 से गुणा करूँ। मीटर है, किलोमीटर है, किलोमीटर बड़ा है, बड़े बदलना है तो 18/5 से गुणा करूँ। तो यहाँ पे ना इसे मैं बदल दूंगा मीटर पर सेकंड, मीटर छोटा है तो छोटा यानी 5/18 से। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में। मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, 60 से गुणा करते हैं तो सेकंड में, सेकंड सेकंड खत्म हो जाएगी, मीटर बचेगा। काटिए, 6×3=18, 6×10 3×5 25 225 और 10, 225 और 1 10, 2250 मीटर। दो वर्गों के परिमाप हैं। एक वर्ग आपके पास यह है, परिमाप 52 सेमी, इसका पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप 52 दे रखा है। दूसरा वर्ग है हमारे पास, इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब तीसरा एक वर्ग है, ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल बनाए, इसका क्षेत्रफल बनाए, इसका अंतर बना दें, वही हमारे तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो हमें भैया इसका साइड निकालना पड़ेगा। भाई परिमाप 52 है तो मैं 4 भागों में बांट दूं इसको, तो इसका मतलब है ये 13 की हो गई, ये 13 की हो गई, ये 13 की हो गई, ये 13 की साइड। इसी तरह से 4 से इसे डिवाइड कर दूं तो ये साइड 5, ये साइड 5, ये साइड 5, ये साइड 5। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, भुजा मिल गई। इसका एरिया 13 का स्क्वायर है ना, एरिया से कितना हो 13 का स्क्वायर 169, ये तो होता है भुजा का वर्ग। इसका एरिया कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, दोनों का अंतर करोगे 144, यानी जो हमारा तीसरा जो बनेगा उसका एरिया कितना है 144 एरिया है। अब 144 एरिया है तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी, अंडर रूट 144 होती है, यानी कि 12। तो जब ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, टोटल पेरीमीटर कितना है 12 चौक 48। ये तो जानते ही हो ना, एरिया का क्या होता है ए स्क्वायर होता है। नौ 12 15 18 87 के बीच कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन। अच्छा इंग्लिश में भी वही लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी चटपटी है। होना चाहिए था ये 9 12 15 18 और 87, इस सीरीज में कुल कितने पद हैं ये होना चाहिए था। तो किसी भी समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी ना 3 जोड़ के, फिर 3 जोड़ के, फिर 3 जोड़ दीजिए, समांतर श्रेणी चल रहा है 3 का। तो किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने का तरीका क्या है, पहले पद को मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 बार में गया, लास्ट वाले पद को 3 से डिवाइड करूं, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 बार में गया। इसमें पदों की संख्या कैसे निकलती है, 29 - 3 करने के बाद एक जोड़ देते हैं, 26 और 1 27, ये इसका तरीका होता है। अगर ये जैसे अगर मान लो आपके पास होता है 24 4 28, 28 4 32 4 36, इस तरह से चल रही सीरीज, और यहाँ क्या कर दूं 56, कितने पद हैं इस सीरीज में, कितने पद हैं, तो मैंने देखा 4 का अंतर चल रहा है 4 का, तो मैं 4 को डिवाइड, तो पहले पद को 4 से डिवाइड करता 6 मिलता, अंतिम पद को 4 से डिवाइड करता 14 मिलता। तो एन कैसे मिलता, 14 माइनस 6 और फिर एक जोड़ देता, 8 और 1 9 पद है, ये तरीका होता है इसका। 30 आदमी एक काम को 30 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं,
इसका मतलब है 30 आदमी ने 16 दिन में टोटल इतना काम किया। अब यही काम हो रहा है उनके काम शुरू करने के 6 दिन पश्चात, यानी इन 30 लोगों ने 6 दिन तो काम किया, फिर उसके बाद बदलाव आया, 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो 30 और 15 45 लोग हो गए। और इन 45 लोगों ने आगे कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक। उसने कहा ना शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी जब 45 लोग आ गए तो उसके बाद कितने दिन पूरा हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन बनानी होती है। मैं फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। 30 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल काम हमारा इतना होना है। 30 आदमी 16 दिन में इतना ही तो काम करेंगे। अब इन 30 लोगों ने काम की शुरुआत की, 6 दिन तक तो इतना काम कर दिया। अब उसके बाद परिवर्तन हुआ, 15 और आ गए, 30 और 15 45 हो गए। अब ये बच्चे हुए काम को कितने दिन करेंगे? एक्स दिन। ये इक्वेशन अब सॉल्व कैसे करें? देखो ये 15 कॉमन है, 15 कॉमन है, 15 कॉमन है, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12 और 3x, 20 घटेगा और बटे 3 आएगा, 20 बटे 3, 18वां। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 17वीं पारी में उसने जैसे 97 रन बनाए, औसत में 3 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है 17 पारी खेली, जैसी 17वीं पारी खेली 97 रन मारे, औसत 3 बढ़ गया। इसका मतलब इससे पहले 16 पारी खेली जिसमें कुछ ना कुछ औसत था। हम मान लेते हैं 16 पारी खेली, उसमें औसत कितना था? x, यानी कि 16 पारियों तक कुल मिला के रन उसने 16x मारे। अब 17वीं पारी खेल रहा है, इस 17वीं पारी में उसने कितने रन मार दिए? 97 रन मार दिए। तो टोटल 17 पारियों में रन इतने हो गए। अब यही रन हम औसत के अनुसार चलेंगे। पारी कितनी हो गई? 17, औसत 3 बढ़ गया, तो औसत हो गया x प्लस 3। बस इसी इक्वेशन को बनाना था। फिर से समझिए इक्वेशन कैसे बनी। 17वीं पारी में 97 रन जैसे ही मारे, औसत 3 बढ़ गया। इसका मतलब है इससे पहले 16 पारी थी और कुछ ना कुछ औसत रहा होगा, तभी तो 3 बढ़ा। 16 पारी थी, औसत हमने मान लिया x, तो ये 16x क्या है? 16 पारियों तक रन है। फिर 7वीं पारी खेली और रन और मिल गया उसको 97, टोटल 17 पारी तक रन हो गए इतने। अब टोटल 17 पारियों का रन हम औसत के अनुसार लेके चल रहे हैं। औसत जो था x, वो बढ़ गया कितना? 3। पारियां कितनी हो गई? 17। बस अब इसे सॉल्व करना है। देखो 16x है, इधर आके घटेगा, यहाँ पे 17x है ना, तो यहाँ बचेगा केवल 1x और 17 51 बचेगा। 97 है, 51 इसमें से आए, घटेगा 46, तो x की वैल्यू तो मिल गई। अगर पूछता वो कि 16 पारी तक औसत कितना था? 46, लेकिन पूछा है इसने 17 पारी तक, 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो गया, तो 3 बढ़ गया था ना 17वीं पारी में, तो कितना आ जाएगा? 49। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। अब यही रेशियो में हम क्या करते हैं? रुपए को सिंपल कर लेते हैं। 1000 1000 की कहानी खत्म कर दो, और 19 से कट रहा है, 19 चौक 76 कर दो, 19 तिया 57 कर दो। तो भैया मनन जो था वो 4 रुपए लगाया। कुछ दिन बाद विवेक आया, इसने 3 रुपए लगाए गए बिजनेस में। वर्ष के अंत में कुल लाभ बटा उनके बीच में। इसका मतलब 1 साल की कहानी है, तो मन्नन तो बेचारा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे 12 महीने लगा रहा। ये कुछ महीने बाद आया था ना काम शुरू होने के, इसका पता नहीं, तो हमने मान लीजिए इसका पैसा जो लगा है वो x माह तक लगा है। यही निवेश का रेशियो ही लाभांश का रेशियो होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो यही लाभांश किस अनुपात में बटा? 2 और 1 के अनुपात। 3 चौक 12,
2 से गया 2, 8। x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 तो वो समय है, वो माह है जिसमें उसका निवेश लगा है। तो 8 महीने का लगा है, इसका मतलब वो व्यापार शुरू होने के 4 माह बाद शामिल हुआ था, यही पूछा गया था। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? समझिएगा। मान लीजिए एक पेज का एग्जाम्पल लेते हैं। 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, 300 पृष्ठ हैं। हम एक पेज की बात करते हैं। एक पेज में 20 पंक्तियां हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पंक्तियां हमारी हो गई। हर पंक्ति में कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। 10 शब्द है। हर पंक्ति में कितने कितने शब्द हैं? 10 शब्द है। तो इस तरह से देखो आप, टोटल इस पेज में पूरे एक पेज में कितने शब्द हो जाएंगे? 10 शब्द एक लाइन में। कितनी लाइन है? टोटल 20। तो 200 शब्द हो जाएंगे एक पेज में। और पेज है कितने हमारे पास? 300। तो 300 में कितने हो जाएंगे? 300 इंटू 200, 6, 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। पहला आंसर। गणित में अरविंद गणित में अरविंद के 1/3, मैथ्स में अरविंद के 1/3 अंक यहाँ कॉमन लगा दीजिए। अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। कोई कम या ज्यादा कैसे निकलता है? घटाकर। तो 30 अधिक है, कर दीजिए 30। एक इक्वेशन हुई। फिर से समझ लीजिए, ये इक्वेशन बनाना। गणित में अरविंद के 1/3 अंक अधिक हैं उसके अंग्रेजी के आधे अंक से। कितने अधिक हैं? 30 अधिक है। ठीक है। और एक इक्वेशन और दे रखी है, दोनों विषयों में मिलाकर उसे 240 अंक मिले। यानी कि मैथ्स में और इंग्लिश में मिलाकर उसे कितने मिले हैं? 240 अंक। बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए 3 है, 2 है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 3 3 2, तो 2m माइनस 3e इज इक्वल टू 180। इसको भी ले ले, m प्लस का e 240। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके बेसिक जानते ही आप लोग। इसने कहा अंग्रेजी में पूछा, तो अंग्रेजी में पूछा तो हमें मैथ्स वाले को इक्वल करना होगा और कैंसिल आउट करना होगा। तो 2 से गुणा कर दे, नीचे 2 से गुणा कर दे। साइन बदलने होंगे किसी एक के, ये छोटा है इसके साइन बदल दो। माइनस प्लस माइनस, इनकी कहानी खत्म। 3 और 2 5e हो गया। 480 होगा ना, 480 में से 180 जाएगा, बचेगा 300। e कितना हो जाएगा? 60। यानी मैथ्स में 60, इंग्लिश में 60। खत्म। तो आपका ये अच्छा था। इस लेवल का होना चाहिए, कांस्टेबल लेवल का ये होना चाहिए। एसआई तक नहीं पहुंचाना चाहिए, लेवल बना रहना चाहिए। कांस्टेबल का अलग होना चाहिए, एसआई का अलग होना चाहिए। ठीक था आप लोगों का पेपर। हाँ, ये ठीक इसलिए भी था, ज्यादा टफ नहीं था, इसलिए भी क्योंकि आपके पास समय कम था। इस बार समय कम दिया था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगला जो पेपर होगा, भाई कैंसिल तो हो ही गया, अब जो पेपर होगा उसमें आपको समय दिया गया है, तो उसका लेवल इससे अधिक ही रखेंगे ये लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तैयारी करोगे तो लेवल बढ़ाकर ही तैयारी करो। इस लेवल के मत करना आप लोग। ये बहुत छोटे छोटे से आसान आसान से क्वेश्चन है, बेसिक से। जिसको मैथ्स अच्छी आती है उसके लिए तो हलवा है ये। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।